ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो विल बी सीइंग द नेक्स्ट पार्ट। कल जहाँ तक हम लोगों ने देखा था, यस, ये वाला पार्ट हम लोगों ने कल देखा था इधर तक। यस, दिस इज द हेपेटिक लोब्यूल की बात हम लोग कर रहे थे। हेपेटिक लोब्यूल विच इज अप्रोक्सीमेटली हेक्सागोनल और पॉलीगोनल इन शेप, जिसमें बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रल वेन विच इज अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन। ओके, देन देर आर कॉर्ड्स, hepatic cells which are arranged in the form of cords. Okay, then we have these sinusoids. Yes, and corners में या ends में present होते हैं portal triads या फिर portal area. Okay, तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था। And Kupffer cells are also present which are macrophages or phagocytic in nature. Cystic duct plus hepatic duct forms common bile duct. इधर तक आई थिंक हम लोगों ने देखा था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, लिवर के और कुछ फंक्शंस है। सबसे इंपॉर्टेंट, बाइल जूस जो प्रोड्यूस होता है लिवर में, इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, नाउ दिस मे बी द न्यू वर्ड फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, बट सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। इमल्सिफिकेशन इज नथिंग बट ब्रेकिंग डाउन फैट्स। ओके, फैट के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स है, बड़े जो मॉलिक्यूल्स है फैट्स के, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, so in this emulsification large fat globules are broken down into smaller fat globules by bile juice. ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है बाइल जूस का। क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में आएगा जब हम लोग डाइजेशन एग्जैक्टली पढ़ेंगे कैसे होता है। ओके, वन मोर फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज टू मेक फूड अल्कलाइन। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया है, इसका प्रोनाउंसिएशन इज नॉट चाइम, इट इज प्रोनाउंस्ड एज काइम। ठीक है, चाइम नहीं, काइम प्रोनाउंस करते हैं इसको। So chyme basically is a food which is coming from stomach. Stomach से small intestine में जो थोड़ा सा digested food पास होता है, उसको बोला जाता है chyme. Okay? तो उसको chyme को अलाइन करने का काम करेगा bile juice. क्यों करना है, किस लिए करना है, that will study. Bile juice is carried by hepatopancreatic duct. ये already पढ़ा हम लोगों ने. Hepatopancreatic duct to duodenum. Yes? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, वो कॉमन डक्ट है दोनों का, लिवर एंड पैनक्रियास का, उसके थ्रू बाइल जूस कैरी किया जाएगा और किधर एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है, इसका जो एंट्री है, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ओके, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट का एंट्री जो है उसको कंट्रोल किया जाता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी की हेल्प से। नाउ इफ यू रिमेंबर, कल ये किसी ने पूछा था, ठीक, जीत ने पूछा था कि ये तीन अलग अलग क्यों है। यस, सो तीन अलग अलग, इसका आंसर मैंने दिया ऐसे, दिस इज द स्फिंक्टर विच इज नोन एज हेपेटिक स्फिंक्टर और बाइल स्फिंक्टर, बाइल डक्ट स्फिंक्टर, इसको बोला जाता है पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर। एंड यहाँ पे प्रेजेंट है एम्प्यूला का स्फिंक्टर। ठीक है, एम्प्यूला ऑफ वाइटर का स्फिंक्टर। अब ये तीनों जो है ना, तीनों स्फिंक्टर्स को कलेक्टिवली बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इस डायग्राम में तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा एक बीच में गैप दिख रहा होगा, बट उतना गैप एक्चुअल में होता नहीं है वहां पे। ओके, एक अगले इमेज में तुम लोग को पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। अनदर फंक्शन ऑफ लिवर इज टू स्टोर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। तुम लोगों ने जो भी खाया है कार्बोहाइड्रेट, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड टू सिंपल फॉर्म विच इज नथिंग बट ग्लूकोज। तो जो भी ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज है तो इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड, क्योंकि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिमेन्स इन योर ब्लड, इट मीन्स तुम्हें डायबिटीज है। बराबर है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर ब्लड में रहा, इसका मतलब तुम्हें डायबिटीज है, तो वो ब्लड में नहीं रहने देना है। इसीलिए द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी कन्वर्टेड and stored somewhere. So it is converted into complex form which is called as glycogen and it is stored in the liver cells. Okay, liver में ये store किया जाता है। Now glycogen क्या है, जैसे स्टार्च होता है प्लांट में, स्टोरेज फॉर्म, फूड का स्टोरेज फॉर्म होता है स्टार्च, उसी तरह से एनिमल की बॉडी में फूड का यानी कि शुगर का स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लाइकोजन। ओके, one more function that liver cells does is deamination और detoxification। अगर ज्यादा अमीनो एसिड्स कंज्यूम किए, कंज्यूम एज इन ज्यादा प्रोटीन खाने के बाद वो जो अमीनो एसिड्स बनेंगे डाइजेशन से, उन अमीनो एसिड से अमोनिया बनाया जाएगा एंड अमोनिया विल बी कन्वर्टेड टू यूरिया। ओके, excess of amino acids are converted to ammonia by the process of deamination and ammonia is converted to urea. Now urea is toxic nitrogenous waste.
ओके। यूरिया ये टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया इज ऑल्सो टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर दोनों अगर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है तो अमोनिया से यूरिया का को बना है? बिकॉज यूरिया इज वेरी टॉक्सिक, सॉरी अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, यूरिया इज लेस टॉक्सिक। ओके, अमोनिया ये थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, इसलिए अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया। You all have studied about our excretory system। हमारे excretory system के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है। yes, you have studied that kidneys जो है हमारे, kidneys blood को filter करने का काम करते हैं, right? kidneys blood को filter करके उसमें से nitrogenous waste remove करते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं मतलब वो क्या रिमूव करेंगे उसमें से? यूरिया। तो ब्लड में यूरिया आता किधर है, कौन बनाए? यूरिया प्रोड्यूस किधर होता है? लिवर में। ओके, so most of the urea is produced in the liver so that it can be thrown out। फिर वो ब्लड किडनी के पास जाएगा, किडनी उसको फिल्टर करेगा और वहां से बॉडी के बाहर रिलीज किया जाएगा। It also helps, liver also helps in the synthesis of some vitamins, vitamin A, D, K and B12। It also does production of some blood proteins like prothrombins and fibrinogen। अब ये क्या है blood proteins? Prothrombin and fibrinogen, these are the proteins which are very important for formation of blood clot। कहीं पे अगर हो गया तो वहां पे तुम्हारा ब्लड क्लॉट होना चाहिए तुरंत, राइट? तो वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, एक स्टेप रिएक्शंस होते हैं वहां पे क्लॉट करने के लिए ब्लड को, बट बहुत फास्ट होते हैं वो रिएक्शंस। ओके, तो उन रिएक्शन के अलग अलग स्टेप में ये कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो ये ब्लड प्रोटीन जो है इसको फॉर्म कर काम भी लिवर करता है। ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट लिवर एक्ट्स एज अ हीमोपोइटिक ऑर्गन। हीमोपोइटिक, हीमोपोइटिक, हीमोपोइसिस ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है? हीमोपोइसिस इज द प्रोसेस इन विच ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, सो डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में, मतलब इन द चिल्ड्रन, बच्चों के बॉडी में लिवर में भी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो इसीलिए बोला गया है लिवर एक्ट्स एज अ हीमोपोइटिक ऑर्गन। हीमोपोइटिक ये जो वर्ड है, it comes from the word hemopoiesis। hemopoiesis is formation of blood cells, RBC, WBC, platelets। ये blood cells का formation liver में होता है अर्ली स्टेज में, डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में। देन कपर सेल्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, these cells help in the detoxification and also in the destruction of old RBCs। जो पुराने या खराब हो चुके RBCs है उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम ये कपर सेल्स करते हैं। ओके, सो दीज आर सम अदर फंक्शंस ऑफ लिवर। Now let's go to the next gland in our digestive system, that is pancreas। Okay, very important gland क्योंकि ये gland produce करता है almost all the enzymes which are required for digestion of food। Okay, food को break down करने के लिए जो भी enzymes चाहिए almost सारे enzymes pancreas produce करेगा। that is why it is very important gland in our body। ये कहाँ से आया word? pan plus creas, both are Greek words। Okay, where pan means all and creas means flesh। So pancreas is considered as a fleshy organ, थोड़ा सा एक fleshy and elongated structure। Okay, it is an elongated structure or elongated organ present between the C-shaped bend of duodenum। If you remember, हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडेनम का पार्ट होता है, इट इज सी शेप्ड और यू शेप्ड, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखो यहाँ पे, दिस इज द पैनक्रियाज। ओके, ये एक्चुअल पिक्चर है पैनक्रियाज का। वन मोर पिक्चर इज देयर। यस, दिस इज द स्टमक। ये जो है ये स्टमक है, ये डिओडेनम है और ये पैनक्रियाज। एक्चुअली ये सेपरेट किया इसलिए ऐसा अलग अलग दिख रहा है। ये पैनक्रियाज इधर प्रेजेंट होता है बीच में। पैनक्रियाज यहाँ पे स्टमक और डिओडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। ये स्टमक का पाइलोरिक रीजन है, पाइलोरिक रीजन से ये डिओडेनम फॉर्म हुआ है, राइट? तो ये जो सी शेप्ड पार्ट है, इस सी शेप्ड पार्ट के बीच में पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। so that is the location of pancreas in our body। okay, सर हाँ बोल। सर वो जीआर क्या है? पैन और क्रियाज पहले पहले क्या ये इधर ऊपर? नहीं,
अरे हाँ जीआर मतलब ग्रीक, ग्रीक उसका ओरिजिन, वर्ड का ओरिजिन ग्रीक वर्ड है। पैन एंड क्रियाज ये दोनों ग्रीक वर्ड है, ये ओरिजिन इंडिकेट करता है सब। ओके, सो पैनक्रियाज जो है उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। ओके, पैनक्रियाटिक सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ध्यान दो इधर, एक्सोक्राइन सेल्स एंड एंडोक्राइन सेल्स। नाउ इसके बारे में पहले समझ लो, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है अलग अलग टाइप के, जैसे हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा जो रिलीज होता है, इट इज रिलीज थ्रू सलाइवरी डक्ट। लीवर का भी पढ़ा, लीवर में जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है वो बाइल डक्ट के थ्रू आएगा, बराबर है। पैनक्रियाज में से भी पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस आता है। तो ये जो ग्लैंड्स है, सारे ग्लैंड्स अपना जो सिक्रीशन है ये छोटे छोटे डक्ट्स यानी कि छोटे छोटे ट्यूब्स के हेल्प से करते रहते हैं। ओके, सो द ग्लैंड्स which release their secretion through some tubes are called as exocrine glands. Okay, उन glands को हम लोग क्या बोलते हैं, exocrine glands. But there are certain glands in our body who secrete some important chemicals but they do not have duct. ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, सबने पढ़ा है इसके बारे में, यस, दिस पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट हियर इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाई एंडोक्राइन ग्लैंड? बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कोई भी डक्ट नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसिडर्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि वो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? बाय प्रोड्यूसिंग सर्टन हॉर्मोन्स। ओके, सो ये हार्मोन प्रोड्यूस करने के बाद उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो पिट्यूटरी क्या करेगा? इट रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इन द ब्लड फ्लो। देयर आर नो डक्ट्स, देयर आर नो ट्यूब्स। सिमिलरली किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एक ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं उसको। ओके, एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एज एड्रीनलिन। देन human males have testes, human females have ovaries. ये ग्लैंड्स भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं। इफ यू कैन रिकॉल 10th में पढ़ा है, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन प्रोड्यूस करने के बाद उसको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किया जाता है विदाउट एनी डक्ट। ओके, so the glands which release their secretion directly into the blood are called as endocrine glands, और ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल को बोला जाता है एंडोक्राइन सेल्स। whereas the glands which have duct, ऐसे ग्लैंड जिनको होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और उनके सेल्स को कॉमनली बोलेंगे हम लोग एक्सोक्राइन सेल्स। नाउ पैनक्रियाज इज अ वेरी स्पेशल ग्लैंड बिकॉज इसको कंसिडर किया जाता है मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोस का मतलब है डिफरेंट, हेटेरोस, हेटेरोक्राइन ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट सिक्रेशन शो करता है, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सिक्रेशन शो करता है। pancreas have certain cells which are exocrine in nature and it has certain cells which are endocrine nature. Okay, so ये जो cells है उसमें से exocrine cells are around 98%। मेजर कंपोनेंट पैनक्रियाज में क्या है? एक्सोक्राइन सेल्स, मतलब ऐसे सेल जिनका सिक्रीशन डक्ट के थ्रू रिलीज होने वाला है। कौन सा डक्ट? तो यहाँ पे आता है पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, एंड ओनली 2% सेल्स आर देयर विच आर एंडोक्राइन इन नेचर, बट ये 2% सेल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2% सेल्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स सिक्रीट करने का काम करते हैं। ओके, एक्सोक्राइन सेल्स क्या करते हैं देखते हैं पहले। these exocrine cells which are around 98% of pancreatic cells produce digestive enzymes, for example amylase, trypsin, lipase, peptidase. These are certain enzymes which are produced by exocrine cells, और ये एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करने वाले हैं। ओके, एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक हॉर्मोन्स। ओके, एंडोक्राइन सेल्स पैनक्रियाटिक हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करेगा। अब ये जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं ना, उनको नाम है, स्पेसिफिक नेम है, सेल्स आर कॉल्ड एज एसिनार सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? एसिनार सेल्स। ओके, एंड दीज सेल्स, एसिनार सेल्स, आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न जिसको बोला जाता है एसिनाई। एसिनार सेल्स आर अरेंज्ड इन
एसिनाय, मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, समझ में आएगा, डोंट वरी. एंड दीज एसिनार सेल्स secrete enzymes amylase, lipase, trypsinogen etc. एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स एसिनाई के आजू बाजू में प्रेजेंट होते हैं. ओके, दीज एंडोक्राइन सेल्स आर फाउंड प्रेजेंट अराउंड द एसिनाई इन क्लस्टर्स, छोटे छोटे क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड दो स्मॉल क्लस्टर्स आर कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से देख लो, इट इज प्रोनाउंस्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, नॉट आइसोलेट्स. इसको आइसोलेट्स प्रोनाउंस नहीं करने का, एस इज साइलेंट. ओके, जैसे एंड के स्पेलिंग में एस साइलेंट होता है, उसी तरह से इधर भी एस साइलेंट है. islets of Langerhans. Okay, what are the islets of Langerhans? It is the cluster of cells. कौन से cells? Endocrine cells, जो क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले हैं. ओके, एंड व्हाट आर acini? Acini contains acinar cells which produce digestive enzymes, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और डाइजेशन में हेल्प करेंगे. यस, तो इसके डिटेल्स देखते हैं अभी. यस यस यस, वेरी गुड. देखो ध्यान दो, अभी ये जो स्ट्रक्चर इधर दिखाया मैंने, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिनाई. ओके, और ये 1 2 3 4 इंडिविजुअल जो सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर एसिनल सेल्स. अब ये एक्सोक्राइन है, तो इनको इसके सिक्रीशन को लेके जाने वाले डक्ट भी होने चाहिए, बराबर है. तो यहाँ से एक डक्ट निकलता है. डक्ट में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स को हम लोगों ने बोला है डक्टल सेल्स, क्योंकि वो डक्ट के सेल्स है. These are the acinar cells. Now if you can see here, ये N जो हर एक सेल में है ना, वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस. acinar cells secrete digestive enzymes. Okay, हर एक acinar सेल जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर देगा, रिलीज करेगा. अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम को कैरी करेगा ये डक्ट. ये डक्ट इसको आगे कैरी करके लेके जाएगा. नाउ the ductal cells, just a second, wait. Acinar cells present in the acini produce alkaline pancreatic juice. ये प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स व्हिच आर रिलीज्ड इन द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट. ओके, इफ यू कैन रिकॉल, हम लोगों ने कल यहाँ पे एक पिक्चर में देखा था, there are two ducts. One is main pancreatic duct and another is accessory pancreatic duct. Okay, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एंड एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दो डक्ट्स होते हैं पैनक्रियास को. तो ये जो एसिना है, ये इसको पहले किधर पोर करते हैं, इनका सिक्रीशन जाता है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में. द सेल्स इन पैनक्रियाटिक डक्ट रिलीज बाइकार्बोनेट्स. इफ यू कैन सी हियर, ये जो डक्ट के सेल्स है, डक्ट के सेल्स इस पैनक्रियाटिक जूस में रिलीज करते हैं बाइकार्बोनेट्स. मतलब एसिनर सेल ने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर दिए. ओके, उसको हम लोग बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूस. तो ये आगे आगे जाएगा और उसमें अभी ऐड होने वाला है बाइकार्बोनेट. इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द पीएच स्केल 6.8 to 8. 6.8 मतलब ये कैसा पीएच है? इज इट एसिडिक और बेसिक? 6.8 एसिडिक. yes, 6.8, very good. 6.8 is acidic. 7.4, do you know 7.4 किसका पीएच होता है? न्यूट्रल. वाटर. ऑलमोस्ट न्यूट्रल, बट ये हमारे बॉडी के अंदर के एक फ्लूइड का पीएच. जीटीएस, क्या आप कुछ बोल रहे हैं? ब्लड का ये होगा. बाइकार्बोनेट्स तो एसिडिक होता है, तो बाइकार्बोनेट रिलीज करके अल्कलाइन कैसे बनेगा? ये बाइकार्बोनेट एसिडिक कौन बोला? बाइकार्बोनेट आर अल्कलाइन, बेस है वो. ओके सर. हाँ, बाइकार्बोनेट्स बेसिक है रे, एसिडिक नहीं है. यस, 7.4 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना हमेशा. ओके, 7.4 ये हमारे ब्लड का पीएच होता है. ओके, ब्लड हमेशा, आवर ब्लड इज कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग टू मेंटेन दिस 7.4 पीएच. ठीक है, तो जो भी चीजें हम लोग खाते हैं ना, अलग अलग तरह की अजीबोगरीब चीजें, उसमें से जो भी कंपोनेंट रिलीज होके ब्लड में एंटर करते हैं, उसकी वजह से ब्लड का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है. एंड ब्लड constantly tries to maintain that pH to 7.4. तो जितना ज्यादा जंक फूड तुम लोग खाते रहोगे, उतना ज्यादा ब्लड को 7.4 pH मेंटेन करना डिफिकल्ट जाता है. ओके, आई होप अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में सब लोग हेल्दी फूड खा रहे घर में, तो सबका ब्लड का pH अभी कैलकुलेट किया तो बराबर से 7.4 आ जाएगा. तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, इस पैनक्रियाटिक जूस में डक्ट के जो सेल्स है वो क्या रिलीज कर देते हैं? बाइकार्बोनेट्स. And these bicarbonates make pancreatic juice alkaline.
इसकी वजह से ये पैनक्रियाटिक जूस क्या हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। सो देखो 6.8 से धीरे 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 इसका पीएच अभी कितना हो गया, 8, मतलब बेस यानी कि अल्कलाइन पीएच हो गया है इसका। सो दीज आर बेसिकली एसिनाई, ये इस तरह से एसिनाई अरेंज्ड होते हैं, दीज आर एसिनार सेल्स। और हर एक एसिनस से, सिंगुलर इज एसिनस, प्लूरल इज एसिनाई, हर एक एसिनस से ऐसा डक्ट निकलता है। ओके, और इनका जो भी सिक्रीशन है वो सिक्रीशन सब ये डक्ट में जाएगा, और ये डक्ट सब एक साथ कनेक्ट करके फॉर्म करते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, सो द पैनक्रियाटिक डक्ट विल कैरी all the secretion by these acinar cells। एंड ये यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा पैनक्रियाटिक डक्ट को कवर करने वाला, पैनक्रियाटिक डक्ट का लाइनिंग फॉर्म करने वाला सेल का लेयर है। यस, ये जो सेल्स है, दीज सेल्स प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट, ये सेल बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करके इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ल्यूमेन मैंने बताया था मीनिंग तुम लोग को, ल्यूमेन इज नथिंग बट इंटरनल स्पेस, अंदर का इंटरनल कैविटी जो है उसको ल्यूमेन बोलते हैं हम लोग, राइट। सो बाइकार्बोनेट ऐड होने की वजह से इसका पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड इट विल बिकम बेसिक और अल्कलाइन। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट पार्ट इज एंडोक्राइन रीजन, ये है एक्सोक्राइन रीजन। ठीक है, एक्सोक्राइन के बारे में था ये, अभी देखते हैं एंडोक्राइन रीजन के बारे में। ये समझा है एसिनर रीजन का पार्ट, एसिनर किस तरह से क्या काम करता है। अजीत बोल। सर वो आपने इसके पहले फोटो दिखाया था, उसमें वो सेंट्रोकैनियर सेल, सेंट्रोकेनियर सेल्स वो क्या होता सेंट्रोकैनियर सेल्स मतलब ये सेल जो एसिनर सेल के साथ प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्चुअली डायग्राम जो है ना, ये 3 डायमेंशनल दिखाने की कोशिश की है। ओके, सो एसिनस के उधर बैक साइड से भी डक्ट निकलता है, तो वो एक्चुअली डक्ट को कनेक्ट करने वाले सेल्स है पीछे से, समझा। ओके सर। हाँ, 2 डायमेंशन में देखेगा ना तो देखो सिर्फ ये और ये इतना ही दिखेगा, बट 3D कंसीडर करेगा तो वो पीछे की तरफ भी सेल्स है, उस उधर से भी डक्ट निकलता है, तो वो डक्ट फॉर्म करने वाले जो सेल्स है, डक्ट से कनेक्ट करने वाले सेल को सेंट्रोएसिनल सेल्स बोला, सेंट्रोकैनियर सेल्स। हाँ, अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एंडोक्राइन रीजन पे। सो एंडोक्राइन रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, द सेल्स इन एंडोक्राइन रीजन are arranged in the cluster called as islets of Langerhans. Okay, islets of Langerhans are present around the acinar cells which perform endocrine function। acinar cells का काम क्या है, एंडोक्राइन काम है। देखो अभी इधर ये कंबाइंड दिखेगा तुम्हें स्ट्रक्चर, सी दिस इज स्टमक का पाइलोरिक रीजन, और यहाँ से ये सी शेप का डिओडेनम है, सी शेप के डिओडेनम और स्टमक के बीच में ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज नथिंग बट पैनक्रियास, राइट। नाउ इफ यू कैन लुक एट दिस पार्ट, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है इधर, इसको थोड़ा जूम करके दिखाया यहाँ पे, दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट। ये गोल 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 जो ऐसे पेड़ की तरह स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे छोटे, दीज आर एसिनाई। और एसिनस, एसिनाई से जो पैनक्रियाटिक जूस है वो लेके आने वाले छोटे छोटे डक्ट्स है उनके, ये डक्ट सारे किस में एंटर करते हैं, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में एंटर करता है। नाउ इफ यू हैव अ क्लोजर लुक, एसिनाई के इधर क्या होता है, ये गोल गोल गोल, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है ये सारे एसिनाई है, और बीच में अगर तुम लोग देखोगे तो बीच में देयर इज क्लस्टर ऑफ सेल्स। ओके, कुछ अलग अलग टाइप के सेल का क्लस्टर है, और ऐसे क्लस्टर को बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसी क्लस्टर को, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंड इसका देखते हैं अभी क्या काम होता है। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन से टाइप के सेल्स आते हैं, देखो इट कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज अल्फा सेल्स, another one is beta cells, third is delta cells, and fourth is F cells, or they are also called as PP cells। अल्फा सेल्स जो है ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ओके, नेम ऑफ द हार्मोन इज ग्लूकागॉन। The second type of cells are beta cells which secrete a hormone called as insulin। Okay, यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो इंसुलिन के साथ एक और नाम लिखा हुआ है, it is amylin। So amylin is a hormone which is secreted along with insulin, ठीक है, जो इसके एक्शन में ही हेल्प करता है। Third one is delta cells। Delta cell produce a hormone called as somatostatin। ये नाम सब तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन, एंड द फोर्थ वन इज
पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, इसीलिए उनको बोला गया है पीपी सेल्स, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. Now this pancreatic polypeptide hormone is believed to control release of pancreatic juice. पैनक्रियाटिक जूस के रिलीज को कंट्रोल करने का काम ये पैनक्रियाटिक हार्मोन करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन करता है. So these 4 type of cells are present in islets of Langerhans and ये 4 टाइप के सेल्स ये 4 अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, अब इन हार्मोन्स का काम क्या है? इंसुलिन के बारे में सबने सुना होगा. यस, इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल करना, उसको मेंटेन करके रखना, बराबर है. लेट अस से कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा स्वीट खा लिया, बहुत ज्यादा मीठा खाया, एंड इट विल इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है, तुम्हारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा इफ यू ईट टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और टू मच ऑफ स्वीट्स, राइट. सो एट दैट टाइम तुम्हारे पैनक्रियास को सिग्नल मिलता है कि ब्लड में अभी ना बढ़ गया ग्लूकोज. नाउ पैनक्रियास का ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला रीजन है, इसके बेटा सेल्स तुरंत क्या सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे? इंसुलिन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे. एंड बिकॉज ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज विल स्लोली बी रिड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कम हो जाएगा. कैसे? एक, या तो सेल्स ग्लूकोज को यूज कर लेंगे एनर्जी बनाने के लिए, या फिर दूसरा ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन एंड इट विल बी स्टोर्ड इन द लिवर. ओके, दोनों तरह से ग्लूकोज क्या होने वाला है? ब्लड में से कम होने वाला है. सेल ने यूज कर लिया तो भी ग्लूकोज कम हो जाएगा, अगर उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो गया तो भी ब्लड में से ग्लूकोज का अमाउंट क्या होने वाला है? कम होने वाला है. तो ये जो प्रोसेस है इसमें हेल्प करता है हार्मोन इंसुलिन. दैट इज व्हाई इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम करना जरूरी है. यस, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. आई विल कम टू दैट पॉइंट. लेट अस कम टू सेकंड हार्मोन, दैट इज ग्लूकागॉन. नाउ व्हेन पीपल आर फास्टिंग और व्हेन पीपल आर स्टार्विंग, कोई अगर फास्ट कर रहा है, कोई अगर स्टार्विंग कर रहा है, खाना नहीं खाया बहुत टाइम से, बहुत दिनों से, तो वो लोग खाना नहीं खाने से तुरंत मर नहीं जाते. यस, अगर तुम लोगों ने 1 दिन का फास्ट रखा, 2 दिन का फास्ट रखा, तो यू विल नॉट डाई इमीडिएटली. क्यों नहीं मरेंगे? बिकॉज हमारे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है. यस, आवर लिवर कंटेन्स ग्लाइकोजन व्हिच विल बी यूज्ड इन दोज फास्टिंग पीरियड. उस टाइम पे क्या होगा? पहले क्या हो गया था? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना था, राइट. अब उल्टा प्रोसेस होगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके फिर से ग्लूकोज बनाया जाएगा एंड दैट ग्लूकोज विल बी यूज्ड टू मेक एनर्जी. समझ में आ रहा है? बट ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने में जो हार्मोन हेल्प करता है, दैट हार्मोन इज ग्लूकागॉन. ओके, सो ये जो दोनों हार्मोन्स है ना, these hormones are called as antagonistic hormones. एक और नया वर्ड बता रहा हूं मैं. Antagonistic means opposite. These hormones act opposite to each other, meaning insulin will help to convert glucose into glycogen and glucagon will help to convert glycogen back to glucose. दोनों का फंक्शन इतना जो मैंने बताया वो समझ में आया है क्या? Have you सर फिर से understood? बोलो ना, एंडिंग का कंफ्यूजन हो गया. Insulin helps to convert glucose to glycogen. Glucagon helps to convert glycogen back to glucose. Okay? तो जब हम लोग स्टार्विंग कंडीशन में या फास्टिंग कंडीशन में है, तो उस टाइम पे लिवर में जो ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लूकेन है, वो स्टोर्ड ग्लूकागॉन ब्रेक डाउन होके उससे ग्लूकोज बनेगा एंड वो ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी को एनर्जी देता रहेगा. बट उसको भी लिमिटेशन है. ये कब तक काम करेगा? जब तक ग्लूकागॉन खत्म नहीं हो जाता. ग्लूकागॉन ही अगर खत्म हो गया तो तुम्हारा बॉडी प्रोटीन्स और फैट्स को यूज करना स्टार्ट करेगा एनर्जी बनाने के लिए. विल सी दैट प्रोसेस लेटर, जब रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ेंगे तब वो डिटेल में बताऊंगा. अभी के लिए इतना समझना नेसेसरी है. ओके, एंड द थर्ड हार्मोन सोमैटोस्टैटिन. Somatostatin is believed to control both of these hormones, glucagon and insulin. इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शनिंग कंट्रोल करने का काम जो करता है वो हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन. ओके, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का मैंने ऑलरेडी बोल दिया. इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड इट्स रिलीज इनटू डिओडेनम. वो कंट्रोल करता है. यस, सो दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ये एंडोक्राइन पार्ट है. इसमें से ये प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन को लेके जाने वाले कोई ट्यूब्स नहीं है. ओके, जैसे यहाँ पे
एसिना रीजन में इधर डक्ट्स प्रेजेंट है, इनके एंजाइम्स वगैरह लेके जाने के लिए डक्ट्स है। उस तरह से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से निकलने वाले हार्मोन को लेके जाने के लिए डक्ट नहीं है। सो दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इन द ब्लड फ्लो, डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में ये हार्मोन रिलीज होते हैं इन सेल्स में से। All these secretions are released directly into blood, which is endocrine functioning. Have you understood this part? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Are you sure? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great, great. देखो अभी next part देखो, pancreas का ही है। Pancreatic juice is carried by two types of ducts in pancreas. Okay, main and accessory pancreatic duct. ये दोनों duct क्या करेंगे? Pancreatic juice को duodenum तक पहुंचाएंगे। अब ये जो accessory pancreatic duct है ना, it opens directly into the dorsal part of duodenum. dorsal मतलब duodenum के पीछे के साइड में, ओके, पीछे के रीजन में वो पैनक्रियाटिक डक्ट, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमंस, हर एक में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। इट इज बिलीव दैट 70% ऑफ ह्यूमंस, 70 to 75% ऑफ ह्यूमंस have this accessory pancreatic duct and others do not. Main pancreatic duct enters duodenum along with common bile duct, ये हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है ये बाइल डक्ट के साथ कॉमन एक डक्ट फॉर्म करके एंटर करता है, जिसको बोला गया है हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वेटर। हाँ सिद्धि बोल। सर एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट का यूज क्या है? ये भी पैनक्रियाटिक जूस ही लेके जाता है, इट आल्सो कैरीज पैनक्रियाटिक जूस, दोनों डक्ट का सेम यूज है, डिफरेंस कुछ नहीं है उसमें ऐसा। The main pancreatic duct enters duodenum along with common bile duct, तो ये दोनों का जो common duct form होता है इसको हम लोग बोलते हैं hepatopancreatic duct, और it is also known as ampulla of Vater, ampulla of water, ampulla of Vater, दोनों pronunciation correct है इसका। इधर गया, yes। अब देखो यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट का एक स्फिंक्टर होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट का उसका एक खुद का स्फिंक्टर है, which is called as sphincter pancreaticus, okay। The sphincter present at the end of the pancreatic duct is called sphincter pancreaticus. The sphincter of common bile duct is called sphincter coleodochus. Okay, अजीब नाम है थोड़े से, I know. It is called as sphincter coleodochus, and ampulla of Vater is surrounded by sphincter papillae. तो ये जो तीनों है चीजें, तीनों स्फिंक्टर जो है, इनको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इन तीनों को कंबाइंड हम लोग क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये देखो यहाँ पे ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, so this is the sphincter of pancreatic duct, this is bile duct, this is sphincter of bile duct। ये दोनों कंबाइन होके ये कंबाइंड रीजन फॉर्म करते हैं हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं एम्पुला ऑफ वैटर। ये एम्पुला ऑफ वैटर इधर, इसको कवर करके भी सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। ये तुम लोगों को ना समझ में आ रहा होगा, गोल 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 दिखा है लाइंस, क्योंकि वो स्फिंक्टर जो है वो सर्कुलर मसल से बना हुआ है, ओके। तो यहाँ पे भी कुछ स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ये तीनों को कंबाइंड बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ओके। पैनक्रियाटिक डक्ट का स्फिंक्टर, बाइल डक्ट का स्फिंक्टर एंड ये एम्पुला का स्फिंक्टर, ये तीनों को मिलके हम लोग क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये वाला पैनक्रियास का रीजन है और ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम का पार्ट है। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। हैव यू अंडरस्टूड अप टू दिस पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो समझ में आया? ओके ओके ग्रेट। सो विल स्टॉप हियर टुडे। चलो तो मिलते हैं फिर कल। बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. बाय।